आसमान का सूरज लाल होकर कब का अदृश्य हो चुका था, मगर यह पहला अवसर था कि अंधेरा घिर आने के बाद भी काजल का दिवाकर घर नहीं लौटा था। प्रतीक्षा करते करते काजल को कुछ बेचैनी सी होने लगी थी। विवाह के पिछले 1 वर्ष में ऐसी कभी भी नहीं हुआ था। सूरज के अस्त होने से पहले ही उसका अपना दिवाकर घर लौटकर अपनी रोशनी बिखेरने लगता था। आज की इस देर का कारण उसकी समझ में नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वह ईश्वर से सब कुछ ठीक ठाक होने की प्रार्थना अवश्य करने लगी थी। सोचते विचारते उसे याद आ गया था कि सुबह दफ्तर जाते समय भी दीपाकर कुछ गंभीर सा था। सदा की तरह दफ्तर जाते समय ही मोहक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं आई थी। उस समय तो काजल इस बात पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाई थी, मगर अब सोचने लगी थी कि शायद दिवाकर के मन में कोई ना कोई परेशानी अवश्य थी। दफ्तर के काम की परेशानी हो सकती थी, जिसकी चर्चा काजल से करना उसने ठीक नहीं समझा होगा, और अब उसी कारण उसे देर हो रही होगी। काजल के मन में विचारों का तूफान आता और जाता रहा। यह सिलसिला तब ही टूटा जब दिवाकर ने घर के अंदर कदम रखा। उस समय रात के 8 बज चुके थे। तुम सोई नहीं? जाओ, जाकर सो जाओ। दिवाकर ने घर के अंदर प्रवेश करते ही लापरवाही के साथ कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। काजल बुरी तरीके से चौंक पड़ी। शराब की गंध का एक तेज भभका उसने महसूस कर लिया था और दिवाकर कदमों की लड़खड़ाहट अब वह स्पष्ट रूप से देख रही थी। यह क्या आप और था? शराब विस्मिता सी वह प्रश्न भी ठीक ढंग से नहीं पूछ पाई। दिवाकर सीधे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया था। हाँ, मैंने शराब पी है। पीने तो जहर चाहिए था, मगर मैंने केवल शराब पी है। जब मन जलता है, दिमाग भी जला आता है और आत्मा संसार से भाग जाना चाहती है, तो आदमी के लिए जहर ही दवा का काम करता है। मगर जो कायर जहर नहीं पी सकते, सुना है उनको सहारा एकमात्र शराब ही दे सकती है, और मैंने भी शराब पी ली है। दिवाकर के मुंह से विचित्र से संवाद निकलने लगे, पेन्युली, जिनका अर्थ समझ पाना काजल के लिए असंभव सा ही था। वह दिवाकर से पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर उस पर धीरे धीरे नशा गहराता देखकर उसने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा था। इसीलिए खाना खा लीजिए, कुछ सोचकर उसने कहा। तुम खाओ और जाकर सो जाओ, मैं खाना खाकर आया हूँ। यह क्या हो गया है आपको? मैंने आपके बिना कभी खाना खाया है? ऐसा पहले हुआ है क्या? बस बस, यह सब ढकोल सा करने की आवश्यकता नहीं है। अकेले नहीं खा सकती तो मनीष के साथ बैठकर खाओ, उसके ख्यालों में डूब कर खाओ और फिर उसी के ख्यालों में डूब कर सो जाओ। दिवाकर बोल पड़ा था और फिर जलती निगाहों से काजल को घूरने लगा था। अप्रत्याशित सी बात सुनकर काजल अचानक सक पका कर रह गई थी। मनीष? कौन मनीष? उसके मुंह से यही निकल सका था। बहुत खूब, जो मुझे पूछना चाहिए वह तुम पूछ रही हो। दिवाकर का स्वर अचानक विषैला हो गया। मैं के किसी मनीष को नहीं जानती। कहने को तो वह कह गई थी, मगर स्वर की कंपाहट को छिपाने में सफल नहीं हो पाई थी। नहीं जानती तो फिर यह क्या? दिवाकर ने घृणायुक्त कटाक्ष भाव से एक कागज उसकी ओर बढ़ा दिया था। कागज पर दृष्टि डालते ही काजल की सारी शक्ति ही क्षीण हो गई थी। ये आपके पास कहाँ से आया? वह कांपते हुए बोली। शुक्र है अपने प्रेमी के पत्र को पहचान तो लिया है तुमने। भोले भाले चेहरे के पीछे इतना बड़ा कपट भी हो सकता है, कौन सोच सकता था?
तुमने मुझसे विश्वासघात किया है, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। कभी नहीं, दिवाकर घृणा के साथ बोला। तो काजल की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया, उसने कहना चाहता था, मगर दिवाकर उसकी बात को बीच में ही काटकर बुरी तरह चीख पड़ा था। मेरे सामने यह चित्रा चरित्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। काजल बुरी तरह से सहम गई थी और रोते हुए दूसरे कमरे में भाग गई थी। शेष पूरी रात रोते रोते ही बीती थी। अतीत के जिस कड़वे पन्ने को वह भूल चुकी थी, वह अचानक इस तरह से सामने और आकर उसके वर्तमान को तहस नहस कर देगा, उसने सोचा भी नहीं था। मनीष का नाम का युवक उसके जीवन में आया अवश्य था, मगर जल्द ही उसकी वास्तविकता भी सामने आ गई थी। मनीष की प्रवृत्ति किसी भंवरे की तरह ही थी। यह पता चलते ही काजल ने उसे बुरी तरह से लताड़ा था और उसके लिखे सारे पत्र उसी के सामने फाड़कर नाली में फेंक दिए थे। मनीष बस मुस्कुराकर रह गया था और तू नहीं और सही और नहीं और सही वाले भाव के साथ सदा सदा के लिए ही उसके सामने से चला गया था। उसके बाद काजल धीर गंभीर हो गई थी और एक परिचित के विवाह समारोह में उसका यही गुण दिवाकर को भी भा गया था। दिवाकर के अंदर भी ऐसा कुछ था कि वह उसके लिए अपने मन में प्रवेश की खिड़कियां बंद नहीं कर पाई थी। वह पहली आकस्मिक मुलाकात ने दोनों के मन में दूसरी मुलाकात की अभिलाषा जगा दी थी और फिर यह सिलसिला ही चल पड़ा था। इसकी भनक परिवारजनों को मिली तो इसकी सुखद परिणति सामने आ गई थी। काजल दुल्हन बनकर दिवाकर के घर आ गई थी और समय पंख लगाकर उड़ान भरने लगा था। आज मनीष का एक पत्र दिवाकर के हाथ में आ गया और सारा सुख संसार अविश्वास की भेंट चढ़ने को तैयार होने लगा था। यह पत्र दिवाकर के हाथ कैसे लगा था, उसकी समझ से परे था, मगर यह बात अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी उस पत्र के कारण दिवाकर के मन में आई। गलतफहमी को दूर करना था। उसने दूसरे दिन दिवाकर को सब कुछ बताने का निर्णय ले लिया था। दूसरी सुबह दिवाकर पर शराब का नशा तो नहीं था, मगर उसके चेहरे की गंभीरता में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं था। काजल से कोई भी बात किए बिना वह चुपचाप तैयार होकर अपेक्षाकृत कुछ जल्द ही दफ्तर चला गया था। काजल लाख चाहते हुए भी उससे कुछ बात नहीं कर पाई थी। शाम को दिवाकर फिर देर से घर लौटा और काजल के अक्षम्य विश्वासघात के विषय में अकेले ही बड़बड़ाते हुए सो गया था। खाना पीना तो उसने घर में एकदम बंद ही कर दिया था। अगले 3-4 दिन इसी प्रकार निकल गए। रविवार का पूरा दिन पूरा समय दिवाकर काजल के साथ ही बिताता था, मगर इस बार रविवार की सुबह सुबह भी वह कहीं जाने की तैयारी करने लगा था। उसे बाहर निकलता देख काजल लगभग उसका रास्ता रोकते हुए सामने आ गई थी और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी थी, भगवान के लिए मेरी एक छोटी सी भूल के लिए मुझे और अपने आप को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। कम से कम एक बार तो मेरी बात सुन लीजिए। किस भूल के विषय की बात कर रही हो? मनीष ने संबंध रखने वाली भूल, उसका पत्र अपनी अलमारी में छिपाकर रखने वाली भूल, या फिर मुझे मूर्ख समझने वाली भूल? मैं जानता हूँ जब चोर प्रमाण सहित पकड़ा जाता है तो सच्चाई स्वीकार करने में ही अपनी भलाई समझता है और उस सच्चाई को किसी विवशता का लवादा पहना देता है। तुम भी ऐसी ही कोई बात कहोगी, मगर अब कहने सुनने से कोई लाभ ही क्या है? विश्वास की धरती पर अविश्वास की एक छोटी सी दरार भी पूरी धरती को बंजर बना देती है।
मैंने आपसे कोई छल या कपट नहीं किया है दिवाकर। मनीष मेरे जीवन में आया अवश्य था, मगर उसी प्रकार चला भी गया था। मैं अपने पेट में पल रही आपकी 3 माह की निशानी की सौगंध खाकर कहती हूँ। दिवाकर थोड़ा सा चौंक पड़ा था और काजल उसे सब कुछ सच सच बताती चली गई थी। सारी बातें सुनते हुए दिवाकर का चेहरा गंभीर ही बना रहा था। अगर तुम्हारे मन में कोई चोर नहीं था तो तुमने इतने दिनों तक यह बात मुझसे छिपाए क्यों रखी? उसने पूछना। आपसे मिलने के बाद तो यह बात स्वयं मुझे भी ये याद नहीं थी, इसीलिए मैं इसमें छिपाने वाली तो कोई बात है ही नहीं थी। काजल ने निर्भीकता से उत्तर दिया, मगर दिवाकर के चेहरे पर शक के बादल ज्यों के त्यों मंडराते रहे। तुम्हारी बात अगर सत्य भी है तो भी एक पति की भावना को तुम नहीं समझ सकती। पति के लिए यह सहन करना कितना कठिन होता है कि उसकी पत्नी पहले किसी और से प्रेम करती थी, दिवाकर ने कहा और फिर घर से बाहर निकल गया था। शाम को फिर देर से घर लौटा था। काजल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर दिवाकर ने के मन में पड़ी दरार को पाटने में सफल नहीं हो सकी। मनीष का नाम वक्त बेवक्त उसके बीच आने लगा था और दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी थी। दोनों का जीवन किसी मशीन जैसा हो गया था। हार कर काजल ने इससे ही अपना भाग्य मान लिया था। थकी हारी और अपराध बोध से ग्रस्त वह एक दिन शाम को रसोई के काम में व्यस्त थी कि अचानक बाहर से दिवाकर की हर्षयुक्त आवाज सुनकर चौंक पड़ी। ऐसी आवाज दिवाकर के गले में से बहुत दिनों के बाद निकली थी। काजल स्वयं को रोक नहीं पाई और बाहर आ गई। बाहर दिवाकर किसी युवक से हंस कर बातें कर रहा था। राकेश, अचानक तुम्हें अपने सामने देखकर विश्वास नहीं आ रहा है कि बिना कोई सूचना दिए इस तरह अचानक चले आए तुम। मित्र का घर तो अपना घर होता है, वहां पहुंचने के लिए सूचना देने की क्या आवश्यकता है? वैसे मैं सूचना देकर तो नहीं आया, मगर एक सूचना देने अवश्य आया हूँ, राकेश ने उत्तर दिया था। काजल समझ गई थी कि दिवाकर का कोई घनिष्ठ मित्र घर पर आया है। वह अंदर जाने लगी थी, मगर भाभी जी कहाँ है भाई? उसी समय राकेश का स्वर उसे सुनाई पड़ गया था और वह रुक गई थी। दिवाकर ने भी आवाज देकर उसे बुला लिया और राकेश से उसका परिचय कराने लगा था। ओहो भाभी जी प्रणाम, मैं राकेश, दिवाकर का लंगोटिया यार। आप चाय वाय के चक्कर में मत पड़िएगा, सीधे स्वादिष्ट सा भोजन ही बनाइए, क्योंकि मुझे आज रात यहीं रहना है, राकेश ने सीधे सीधे कहा था। तो काजल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। अच्छा बताओ, किस प्रकार की सूचना देने आए हो तुम? दिवाकर ने राकेश से पूछा तो वह हंसने लगा था। जल्दी क्या है, बता देंगे, अभी तो बतियाने के लिए पूरी रात पड़ी है। यह बोला तो मुस्कुराती हुई काजल रसोई घर की ओर चल पड़ी थी। दोनों मित्र बातें करने में व्यस्त हो गए थे। उस दिन काजल ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। खाते समय राकेश ने पता नहीं कितनी बार प्रशंसा की थी और अंत में कह उठा था, वह भाभी, वह दिवाकर की सेहत का राज तो मेरी समझ में आ गया है। अब कृपा करके मेरी पत्नी को भी यह कला सिखा देना। तुम्हारी पत्नी, तुमने शादी कर ली है क्या? काजल के स्थान पर दिवाकर ने चौंक कर पूछा। कि तो नहीं, मगर करने वाला हूँ और तुम्हें उसी का निमंत्रण देने आया हूँ। वह उठा और एक सुंदर सा कार्ड दिवाकर की ओर बढ़ाते हुए बोला, बिना किसी बहाने के भाभी जी को साथ लेकर जरूर आना। दिवाकर गर्दन हिलाते हुए कार्ड पढ़ने लगा। अरे तुम्हारी शादी निशा से हो रही है? दिवाकर चौंकते हुए बोला। हाँ, मगर तुम क्यों चौंक रहे हो? मुझे अपने प्रेम पर विश्वास था और देखो अंत में मेरा प्रेम जीत ही गया है। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम निशा को बहुत चाहते थे, मगर तुमने ही तो बताया था कि निशा किसी पवन नाम के युवक से। हाँ, वह भी सच था, मगर
क्षणिक सच, इससे पहले कि मेरा मन पूरी तरह से टूटता, पवन ने अपनी असलियत दिखा दी थी और निशा को धोखा देकर कहीं गायब हो गया था। निशा का मन उसके कारण टूट गया था, बस अपना रास्ता साफ हो गया था, थोड़ा मुश्किल से ही सही, मगर निशा ने मेरा प्यार स्वीकार कर ही लिया है। राकेश ने गर्भयुक्त प्रसन्नता के साथ बताया तो दिवाकर किसी सोच में पड़ गया। काजल बर्तन समेटकर अंदर चली गई। तुम किसी सोच में डूब गए भाई। कुछ देर की चुप्पी के बाद राकेश ही बोला, कुछ नहीं। कुछ तो है, नहीं तो यह चुप्पी कैसी? कहीं मेरी शादी में ना आने का कोई बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हो? राकेश हंस पड़ा था। नहीं यार, फिर भी सोच रहा था कि फैसला तो तुम्हारा है, मगर फिर भी यह जानते हुए भी कि निशा किसी और से प्रेम करती थी, तुम उसे अपनाने को तैयार हो गए। अरे इसमें क्या लेना देना, अब तो वह केवल मुझसे प्रेम करती है और फिर प्रेम करने पर किसका अधिकार नहीं है? मैं अगर निशा से करता था तो वह किसी और से कर सकती थी, वह तो मेरा भाग्य अच्छा था। वैसे तुम भी तो एक बार किरण नाम की लड़की के दीवाने हो गए थे। राकेश फिर हंस पड़ा था। वह वह तो मेरा बचपना था यार, मुश्किल से ही सही, मगर दिवाकर को भी हंसना पड़ गया था। तुम बचपना कर सकते हो तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? इस बात पर दिवाकर निरुत्तर सा हो गया था। फिर भी यदि विवाह के बाद यदि तुम्हें पवन वाली बात कभी कभी चुभने लगी तो कैसे मैनेज करोगे? कुछ समय बाद दिवाकर ने धीमे से पूछा, क्यों चुभेगी भाई? जब वह सब निशा को ही याद नहीं है तो मुझे क्यों याद आएगा? वह पन्ना खुद एक सुखद सत्य था, उसे भूलकर हम अपने वर्तमान सुखद सत्य को ही याद रखें। और सुखद सत्य यही है कि मैं और निशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, राकेश ने उत्साह के साथ कहा था और फिर सोने चला गया था। सोने के लिए तो दिवाकर भी चला गया था, मगर राकेश की बातों ने उसकी नींद गायब कर दी थी। दिमाग में एक के बाद एक विचार आते चले गए। राकेश और उसके जीवन में कितनी बड़ी समानता थी और कितना बड़ा अंतर। जिस बात को जानने के बाद वह काजल को बेवफा समझने लगा था, उसी बात को पहले से ही अच्छी तरह जानते हुए राकेश खुले मन से निशा को स्वीकार कर रहा था। सुखद सत्य का अर्थ भी समझ में आने लगा था। काजल और उसका प्रेमी भी तो उसका वर्तमान सुखद सत्य था। मनीष और पवन जैसे भंवरे अगर संसार में होते हैं तो राकेश जैसे सुलझे हुए लोगों से भी यह दुनिया भरी पड़ी है। तब वह राकेश क्यों नहीं बन सका जिस काले पन्ने को सिरे से भूलकर काजल ने अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया था? उसी को पुनः कुरेद कर उसे कौन सा सुख मिल रहा था? जीवन तो काजल के साथ ही बिताना था और इसे सुखद सत्य के सहारे ही बिताया जा सकता था। राकेश की बातें अच्छी तरह से उसकी समझ में आने लगी थी। पास ही में आंखें बंद किए काजल लेटी हुई थी, चेहरे पर छाया असीम भोलापन छल कपट से कहीं दूर दिखाई देने लगा था। दिवाकर के मन में सारी संकीर्णता बाहर निकल गई तो उससे कहा नहीं गया। एक हाथ आगे बढ़ाकर वह काजल का माथा सहलाने लगा। क्या सोच रहे हैं आप? काजल ने तुरंत ही आंखें खोलकर उससे पूछ लिया। दिवाकर बहुत समय तक अपलक उसके चेहरे को निहारता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, कुछ नहीं। राकेश की शादी में तो चलोगी ना मेरे साथ? क्यों नहीं, आपके साथ तो कहीं भी चलूंगी। वैसे भी राकेश भैया के विवाह का कार्ड हमारे लिए केवल निमंत्रण पत्र नहीं है, हमारे जीवन में फिर से बहारें लाने वाला कार्ड है। मैं आप दोनों की सारी बातें सुनती रही हूँ। मैं काजल मुस्कुरा पड़ी, दिवाकर भी मुस्कुराया, फिर तुरंत ही भावुक होकर बोला,
मेरी मूर्खता को क्षमा करना। काजल ना जाने क्यों मैं मनीष जैसे नाम से ईर्ष्या करने लगा था, जबकि ईर्ष्या तो उन जैसे लोगों को मुझसे करनी चाहिए क्योंकि वे खाली हाथ हैं और मेरे पास तुम हो। अब छोड़िए भी इन बातों को, काजल ने कहा और अपने नेत्र बंद कर दिए। दिवाकर ने भी धीरे से अपने होठ उसके माथे पर टिका दिए थे।